नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम साइमन कमीशन को डिटेल में कवर करेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1995 को समझने से पहले, को स्टार्ट करने से पहले हमें साइमन कमीशन को समझना होगा और कम्युनल अवार्ड को समझना होगा। तो आज के इस सेशन में हम साइमन कमीशन को डिटेल में कवर करेंगे। कल अगले सेशन में कम्युनल अवार्ड लेकर के आऊँगा। उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिटेल में कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज साइमन कमीशन के हम बैकग्राउंड को समझेंगे। क्या रीज़न था कि साइमन कमीशन को लाया गया, साइमन कमीशन ने किया क्या, और कौन सी कंट्रोवर्सी हो गई साइमन कमीशन बनने के बाद, और इसका क्या इम्पैक्ट रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो कि आने वाला है। तो इन सभी एस्पेक्ट को, इन सभी पहलुओं को हम इस सेशन में डिटेल में कवर करेंगे और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अंत तक बने रहें। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस साइमन कमीशन को हम आज समझने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक बात कही गई थी। उसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के इनैक्ट होने के 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा, जो कि इंक्वायर करेगा, चीज़ों को समझेगा, उसके इम्पैक्ट को समझेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को, उसकी प्रोग्रेस और चीज़ों को देख करके एक रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट के बेसिस पे आगे फर्दर एक्शंस होंगे और जो भी रिकमेंडेशंस होंगी उनके बेस पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ले आएंगे। तो अब उसी पॉइंट से हम साइमन कमीशन की ओर आगे आते हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन, साइमन कमीशन का ओरिजिन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में आपने पहले ही देख लिया है। तो अब हम बात करते हैं ये साइमन कमीशन की शुरुआत कैसे हुई, क्या इसमें चीज़ें हुई, क्या क्या बातें थी, देखते हैं इसे। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 साल बाद बात कही गई थी, मतलब 1921 में वो इनैक्ट हो गया था, तो उसे 1931 में साइमन कमीशन साइमन कमीशन को एक तरह से बनाया जाना था, लेकिन ये कुछ साल पहले ही कर दिया गया था। नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें अनाउंस कर दिया गया था कि साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग सर जॉन साइमन, जो कि इसके चेयरमैन थे, इसके अध्यक्ष बने थे साइमन कमीशन के। लेकिन साथियों, ट्विस्ट इस बात में है इसमें कि यहाँ पे जो कमीशन बना था, जो कि इंडियंस का एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग में ही प्रोसेस चल रही थी, उसमें कोई इंडियंस शामिल नहीं था। मतलब उन 7 मेंबर्स की कमेटी जो कि इंडिया के लिए फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करेंगी, चीज़ें करेंगी, उसमें कोई इंडियंस नहीं था। तो इंडियंस को लगने लगा, यार ये तो हमारी गजब बेइज्जती है, हमारे लिए चीज़ें बन रही हैं और हम ही शामिल नहीं हैं। और इन्होंने पहले भी कह रखा है कि हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, और बढ़ा भी रहे थे जैसा कि। तो आखिर ये क्या हो गया? तो फिर और इंडियन पार्टीज़ जो थी, उसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस और भी रीजनल पार्टीज़ जो भी थी, उन्होंने ये सोचा यार कि ये तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गई, तो हम क्या करें। तो इन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया, इंडियंस ने, स्पेशली इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने। साइमन गो बैक, आपने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज़ की बुक्स में पढ़ा होगा कि साइमन गो बैक आपने सुना होगा। तो अब हम ये समझते हैं कि प्रोटेस्ट तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ और इसके बहुत सारे इम्पैक्ट भी हुए। खैर, अगर इसको केवल पॉलिटी तक ही सीमित रख के देखें तो फिर
इसमें 1930 में साइमन कमीशन ने बहुत सारे विरोध के बाद भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और उसमें रिकमेंडेशंस थी कि अब उन सभी रिकमेंडेशंस में 4 इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी जिसे मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला ये कि जो डायरार्की चल रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जो डायरार्की का प्रोविज़न लाया गया था, डुअल गवर्नमेंट का एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था और एक रिज़र्व सब्जेक्ट था, उसको अबॉलिश करने की बात की गई। दूसरा एक ब्रिटिश फेडरेशन बनाने की बात की गई कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जो जितने भी हैं उनका एक संघ बनाया जाए, एक ब्रिटिश संघ बनाने की कोशिश की बात हुई। इसमें रिकमेंडेशन दी गई, सुझाव दिया गया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सुझाव तो दिया ही गया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में, प्रांत में और बढ़ाया जाए और इसमें एक तरह से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई, सुझाव दिया गया साइमन कमीशन के द्वारा, तो जो उसने रिपोर्ट सबमिट की थी। तो अब जो रिपोर्ट सबमिट हो गई, अब इस रिपोर्ट में जितने भी प्रपोजल्स थे उनको डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, ब्रिटिश इंडिया के नुमाइंदे थे और प्रिंसली स्टेट्स के भी कुछ नुमाइंदे थे, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उनको शामिल किया गया। लेकिन जो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इनका हिस्ट्री में बहुत ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देखेंगे, बहुत ही जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ। खैर, हम अभी इसको हिस्ट्री पॉलिटी तक ही सीमित रखते हैं, जो कि हमारे काम की चीज़ है इंडियन पॉलिटी में। तो फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कन्वीन की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और इन कॉन्फ्रेंसेस के डिस्कशन के बेसिस पे एक वाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रिपेयर किया जाता है, उसे सबमिट किया जाता है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास जाता है और वो जो कमेटी जो रिकमेंडेशंस देती है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जो रिकमेंडेशन देती है, अपने सुझाव देती है, उन्हीं सुझाव में थोड़ा बहुत चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, जो कि हम आने वाले कुछ सेशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने वाले। तो साथियों, इसमें साइमन कमीशन एक तरह से इंडियंस को ये साइमन कमीशन में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें उसको लेकर के इंडियंस ने भी ये पूछा कि भाई आपने उस समय के सेक्रेटरी से पूछा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उस समय के सेक्रेटरी ने बोला कि हम ये समझते हैं कि इंडियंस कैपेबल नहीं हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके, क्योंकि इंडियंस काफ़ी डिवाइडेड हैं, उसमें बहुत सारे कास्ट, रिलीजन चीज़ें हैं, तो हमें ये उम्मीद नहीं है। फिर इसमें एक और बात भी आती है कि फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम के जो थे उन्होंने बोला कि हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हो तो आप कोई बनाओ, रिफॉर्म करो, आप कोई रिपोर्ट तैयार करो। तो फिर नेहरू रिपोर्ट तैयार होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है, ये फर्दर हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो एक तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइमन कमीशन जो एक्ट है, ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की नींव को तैयार करता है, जो कि आगे चल कर के इसके मैनिफेस्टेशन, इनमें जो भी सुझाव दिए गए थे उसको हम आगे आने वाले एक्ट में डिटेल में कवर करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैंने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट साइमन कमीशन से रिलेटेड जितने हो सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, उन सभी को हमने डिटेल में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें सिंपल लगी होंगी और समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया साइमन कमीशन पे, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से अपना समर्थन दे सकते हैं। और दैट्स ऑल। थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।